नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं लेके आया आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में, जो आपका जीव विज्ञान में टॉपिक है जैव प्रक्रम फर्स्ट, जिसमें आप पोषण पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको जो मानव में पोषण के बारे में बताया था, तो जिसमें आपको वहां पर हमने आहार नाल के अलावा मुख एवं मुखगोहिका, उसके साथ ही साथ जो आपके दांतों के प्रकार हैं, जो 4 प्रकार के कृंतक, रदनक, अग्रस्वर्णक और चवर्णक, उन सभी के बारे में बताया था। तो आज के वीडियो में हम वहीं से आगे चलेंगे, जहां पर हमने क्लोज किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक जो रहेगा आपका जीवा। तो जीवा से स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसके बाद आपको लार ग्रंथियां हैं, ग्रसनी है, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो हम आने वाले हैं आपके, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए जीवा, स्क्रीन पे देखिए जीवा के बारे में, जो टंगू होती है, टंगू जीभ। तो मुख गुहिका में आप सभी को पता है एक जीभ पाई जाती है। मुख गुहिका बताई थी आपको कल। तो मुख गुहिका में एक जीभ पाई जाती है, जो एक चपटी व मांसल कैसी होती है, चपटी होती है और मांसल होती है। यह मुख की ओर कैसी होती है, जीभ तो सभी के मुख में है, चपटी होती है, मांसल होती है, और जो हमारा मुख है, मुख की ओर स्वतंत्र फ्री होती है और अंदर की ओर जुड़ी होती है। और जीभ हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। ये ध्यान रखना है कि जो जीभ है वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। तो जीभ में श्लेष्म कला है आपका, जो श्लेष्म कला है, श्लेष्म कला से एक श्लेष्म का श्रावण करती है। और वह श्लेष्म क्या करता है कि जो हमारी जीभ को गीला बनाए रखता है। श्लेष्म से क्या होता है कि हमारी जीभ का गीला बनाए रखने में सहायक होती है। तो वही लिखा है, देखिए स्क्रीन पे, कि मुख गुहिका में एक जीभ पाई जाती है, जो एक चपटी व मांसल, चपटी व मांसल संरचना होती है। यह मुख की ओर स्वतंत्र तथा अंदर की ओर से जुड़ी होती है। जीभ इच्छा अनुसार काम करती है। जीभ की श्लेष्म कला जीभ से श्लेष्म का श्रावण करती है, जो जीभ को गीला बनाए रखने में सहायक होता है। तो जीभ को गीला बनाए रखने में सहायक होता है। जीभ के ऊपरी भाग पर 4 प्रकार की, जो हमारी जीभ है उस पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। एक नोटेड पॉइंट है आपका कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, या कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो ध्यान रखना है आपको, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। जिसमें जीभ का जो अग्र छोर है आपका, अग्र छोर होता है वो मीठे का, और पश्च भाग जो होता है वो कड़वे का, और जो साइड में किनारे में खट्टे का। और अग्र छोर से जो कुछ पीछे, अग्र छोर से कुछ पीछे नमकीन का अनुभव होता है।
तो ध्यान रखना है कि हमारी जीभ में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अग्र छोर पर हमने बताया आपको मीठे, पश्च भाग पर कड़वे, किनारे पर खट्टे तथा अग्र छोर के कुछ पीछे, अग्र छोर के कुछ पीछे नमकीन, नमकीन का अनुभव होता है। तो लिखा है कि मनुष्य में जीभ का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग जो होता है वो कड़वे, पार्श्व किनारे किनारे खट्टे तथा अग्र छोर के कुछ पीछे नमकीन स्वादों का अनुभव कराता है। जीभ भोजन को पीसने, जीभ भोजन को, एक मिनट, सॉरी सॉरी, सही पीस नहीं है, वो स्लाइड गलत हो गई थी। तो जीभ भोजन को पीसने तथा लार को मिलाने, भोजन को निगलने तथा बोलने में सहायता करती है। तो ये रही आपकी जीभ। तो आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर आप सभी के अंदर मुखगोहिका में जीभ तो अवेलेबल है ही, तो वही हमने डिफाइन की है। बस इतना याद रखना यहाँ से आपको कि जीभ में जो 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें अच्छे से याद रखना है हमें। आज का अगला टॉपिक देखिए, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, तो लार ग्रंथियां जो है वो हमारी मुख गोहिका में 3 जोड़ी, कितनी? 3 जोड़ी। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 3। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, पिछले साल पूछा गया है कि मनुष्य की मुख गोहिका में लार ग्रंथियों की संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर 6 दे रखा है तो 6 पर टिक कर सकते हैं, या 3 जोड़ी दे रखा है तो आप 3 जोड़ी। तो मनुष्य में लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं, जो हमारे मुख गोहिका में, कहाँ पे खुलती हैं? मुख गोहिका में खुलती हैं। अब लार ग्रंथियां यहीं पर हम आपको ऐसे ही अभी डिफाइन करेंगे, लेकिन आगे डिटेल से बताएंगे। तो जो लार ग्रंथियां आपकी, उसमें कर्णपूर्व ग्रंथियां जो चेहरे के दोनों पार्श्व भागों में, चेहरे के दोनों पार्श्व भागों में कान व कपोलों के पीछे स्थित होती हैं। तो फर्स्ट आपकी क्या हो गई? कर्णपूर्व ग्रंथि। दूसरी है आपकी अधोहन ग्रंथि। क्या नाम बताया हमने? अधोहन ग्रंथि। और लास्ट है आपकी अधोजीवा ग्रंथि। तो फर्स्ट हमने बताई कर्णपूर्व ग्रंथि, दूसरी है अधोहन ग्रंथि, और लास्ट है आपकी अधोजीवा ग्रंथि। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो भोजन को लसलसा बनाए रखने में सहायक होती है। इनका डिटेल में वर्णन हम आगे करेंगे, उससे पहले देखिए ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या है, पहले ग्रसनी जानेंगे। तो लार ग्रंथियां तो सभी को समझ में आ गई, लिखा है बोर्ड पर भी हमने स्क्रीन पे कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पृथक वाहिनियों द्वारा मुख गोहिका में खुलती हैं, जिनका विवरण आगे पाचक ग्रंथियों में दिया गया है। तो अभी आपको हम जब पाचक ग्रंथियां पढ़ाएंगे, उसमें आपको लार ग्रंथियां डिटेल से पढ़ाएंगे। अब है अगला टॉपिक आज का, ग्रसनी। तो ग्रसनी जो है आपकी, वो मुख गोहिका का पिछला भाग, जो मुख गोहिका है आपकी, इसके पिछला भाग क्या बोला जाएगा? ग्रसनी। तो मुख गोहिका का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर, 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी कीपाकार नली होती है। तो 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी कीप के आकार की नली होती है, जो वायु तथा भोजन, जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो वायु तथा भोजन का सहमार्ग होती है। सहमार्ग मीन्स संयुक्त मार्ग। तो जो हम मुख से सांस लेते हैं, तो वह वायु तथा हम भोजन को निगलते हैं, तो इन दोनों का सहमार्ग आपका क्या हो गया? ग्रसनी। इसके अतिरिक्त यह बोलने में भी, या बोलते समय ध्वनि की गूंज,
हम बोल रहे हैं, इस समय जो गूंज उत्पन्न हो रही है वो ग्रसनी की ही सहायता से उत्पन्न होती है। किसकी सहायता से? ग्रसनी की सहायता से। तो चलिए देखते हैं ग्रसनी। स्क्रीन पे लिखा है कि मुख गुहिका का पिछला भाग, मुख गुहिका का पिछला भाग ही ग्रसनी कहलाता है। यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर, कितनी? 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी कीपाकार नली होती है। कीप तो सभी ने देखे हैं घर में तेल डालने के लिए। तो कीपाकार नली होती है जो कि वायु तथा भोजन का सहमार्ग होती है। तो वायु तथा भोजन का सहमार्ग होती है। इसके अतिरिक्त यह बोलते समय ध्वनि की गूंज उत्पन्न करने में भी सहायता करती है। ग्रसनी में अंदर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं निगल द्वार। जहां से हमारा भोजन निगला जाता है उसे बोलते हैं हम निगल द्वार। और इसके पास ही एक श्वास नली का छिद्र अथवा जिसे हम बोलते हैं घाटी ढापन। क्या बोलते हैं? घाटी ढापन होता है, जो भोजन निगलते समय, अब जब हम भोजन करते हैं, आपको बताया हमने कि वायु तथा भोजन का सहमार्ग, तो जब हम भोजन करते हैं तो घाटी ढापन द्वारा जो आपका घाटी द्वार है उसे ढक लिया जाता है और भोजन आराम से हमारी आहार नाल में पहुंचता रहता है। और जब कभी कभी वह ढापन बंद नहीं होता है या खाना खाते समय हम जब बोलने लगते हैं, अगर बोलते हैं तो वही कभी कभी खुल जाता है, जिससे उसमें अगर कोई भोजन का कड़ जाता है तो वो क्या होता है कि वो नाक से बाहर आता है। जैसे हम ठसा बोलते हैं तो ठस के रूप में वो नाक से बाहर भोजन निकलने लगता है। तो उस समय की कंडीशन में ध्यान रखना है आपको कि जो घाटी ढापन होता है आपका घाटी द्वार वो खुला रह जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ के भोजन करना चाहिए। अगर बोलते हैं तो हमने आपको बताया कि हमारा घाटी ढापन खुला रहेगा, जिससे भोजन के कण उसमें जाएंगे। उससे कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि नाक से वो श्वास नली में ऊपर की तरफ भी जाने लगता है, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। तो हमेशा भोजन करते समय हमें बिल्कुल शांत अवस्था में भोजन करना चाहिए। जिसमें लिखा है कि घाटी द्वार को ढक लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। इस प्रकार ग्रसनी भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये रही आपकी ग्रसनी। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है आपका ग्रसिका या ग्रास नली। ग्रसिका या ग्रास नली। तो ग्रसिका जो है आपकी यह पतली पेशीय, कैसी? पेशीय और संकुचनशील एवं लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी नली है। जो आपकी ग्रास नली है या ग्रसिका जिसे हम बोलते हैं, यह पतली पेशीय संकुचनशील एवं लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी नली है और ग्रसनी निगल द्वार द्वारा आहार नाल के दूसरे भाग अर्थात ग्रास नली में, कहां पर खुलती है? ग्रास नली में। जो आपकी अभी ग्रसनी हमने डिफाइन की है वो कहां पे खुलेगी? ग्रास नली में खुलती है। इसकी दीवार पर पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, परंतु श्लेष्म ग्रंथियां, कौन सी? श्लेष्म ग्रंथियां नहीं, सॉरी, पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, परंतु श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना है कि जो आपका ग्रास नली है उसमें जो दीवार होती है उसमें पाचन ग्रंथियां तो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं वो उपस्थित होती हैं, जिससे जो भोजन है आपका उसमें क्रमाकुंचन गति द्वारा फिसलता हुआ आमाशय में पहुंचता है। कहां पहुंचेगा? क्रमाकुंचन गति द्वारा, क्रम से क्रमाकुंचन गति द्वारा सीधा कहां पहुंचेगा?
आमाशय में पहुंच जाता है तो एक पेशीय एवं संकुचनशील छिद्र आमाशय में इसके खुलने को नियंत्रित करता है। तो देखिए वही लिखा है कि यह पतली पेशीय संकुचनशील एवं लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी नली है। ग्रसनी निगलदार द्वारा आहार नाल के दूसरे भाग अर्थात ग्रास नली में खुलती है। इसकी दीवार में पाचन ग्रंथियां नहीं होती हैं, परंतु श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जिससे भोजन क्रमाकुंचन द्वारा फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। एक पेशीय एवं संकुचनशील छिद्र आमाशय में इसके खुलने को नियंत्रित करता है। तो ये रही आपकी ग्रास नली। उम्मीद करता हूं आप सभी को बढ़िया से समझ में आई होगी। हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि आपके इस चैनल पर विज्ञान के साथ साथ गणित की भी क्लासें चल रही हैं निरंतर। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आपकी रसायन विज्ञान की प्लेलिस्ट है, भौतिक विज्ञान की प्लेलिस्ट है और गणित की जो अध्याय आपके 9 खत्म हो चुके हैं उन सभी वीडियोज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप वहां से जाके अध्ययन कर सकते हैं, इससे आगे आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छे से अच्छे अंक आप अर्जित कर सकें। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा आमाशय। देख रहे हैं आप चित्र में आमाशय है आपका, ये है आपका आमाशय जो आपका अल्फाबेटिकली ABCD वर्णमाला है जे आकार का होता है। किसके? जे आकार का होता है। तो आमाशय क्या है आपका कि यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा। कितना? आमाशय की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा आहार नाल का सबसे चौड़ा, जो आहार नाल है हमारी उसका सबसे चौड़ा भाग और थैलीनुमा होता है। कैसा? थैलीनुमा, जिसका आकार हमने आपको पहले से ही बताया कि जो ABCD आपकी अल्फाबेट है उसमें जे आकार का होता है और इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या? जठर ग्रंथियां, जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस का स्रावण करते हैं। तो जो आमाशय है, आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस का स्रावण करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं और जठर रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज नामक विकर या एंजाइम। तो जो आमाशय आपका उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, लाइपेज नामक जो एंजाइम है ये सभी उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि जो आमाशय इसकी लंबाई जो हमने बताई 25 सेंटीमीटर लंबा, आहार नाल का सबसे चौड़ा और थैलीनुमा भाग होता है जो कि जे आकार का होता है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस का स्रावण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां, 3.5 करोड़, कितनी? 3.5 करोड़। चित्र देख रहे हैं आप इसके भाग जो है उसमें आपका देखिए कार्डियक है, फंडिक है, पायरोलिक और सेसाग्र, 4 भाग पाए जाते हैं आपके आमाशय में। पहला है कार्डियक, फंडिक और तीसरा आपको क्या बताया? कार्डियक है, फंडिक है, पायरोलिक भाग है और सेसाग्र भाग। तो ये चित्र आप देख रहे हैं, ये रहा आपका आमाशय। इस प्रकार ये देखिए ये है आपका आमाशय। अब वही लिखा है कि यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा, आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है
जो कि जे आकार का होता है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस का स्रावण करती हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपका पेप्सिन है, लाइपेज नामक विकर या एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब जो 4 भाग बताए हमने, 4 प्रमुख भाग, उसमें फर्स्ट है आपका कार्डियक, दूसरा हमने बताया आपको फंडिक, तीसरा है पायरोलिक भाग और चौथा आपका शेषाग्र। अब जो कार्डियक भाग है आपका, आमाशय का ऊपरी भाग जो होता है, आमाशय का ऊपरी भाग, इसे हम बोलते हैं कार्डियक। ठीक है, आमाशय के ऊपरी भाग को बोला जाता है कार्डियक, जिसमें ग्रास नली खुलती है आपकी। तो कार्डियक में ही यहाँ पर आपकी ग्रास नली खुलती है। दूसरा आपका फंडिक है, ये आमाशय का मध्य भाग बोला जाता है, आमाशय का मध्य भाग जिसे हम बोलते हैं फंडिक। तीसरा आपका पायरोलिक, ये सबसे निचला भाग, ये आपका पायरोलिक, तो इसे हम बोलते हैं सबसे निचला भाग, जो आपका छोटी आंत में खुलता है। और लास्ट में आपका शेषाग्र। तो इन तीनों भागों के अतिरिक्त जो भाग शेष बचता है उसे बोलते हैं शेषाग्र भाग। तो ये रहे आपके आमाशय के 4 प्रमुख भाग। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा टॉपिक। तो चलिए आज का अगला टॉपिक क्या है हमारा, देखिए। तो वही 4 भाग देख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा है फर्स्ट में। स्क्रीन पे देख रहे हैं, कार्डियक भाग है आपका। तो आमाशय का जो ऊपरी भाग अभी बताया आपको, जिसमें ग्रास नली खुलती है, यहाँ भोजन का आगमन कार्डियक संकोचक द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा आपका फंडिक भाग, तो आमाशय का मध्य भाग जिसे बोलते हैं फंडिक। अगला आपका पायरोलिक भाग, तो यह आमाशय का निचला भाग है जो छोटी आंत में खुलता है और इसका अंतिम भाग पायरोलिक संकोचक द्वारा सुरक्षित रहता है। एक लास्ट अभी आपको समझाया हमने, शेषाग्र। तो ये आपका शेषाग्र देखिए। उपरोक्त तीनों भागों के अतिरिक्त हमने बताया था अभी आपको कि बचा हुआ भाग आपका शेषाग्र, या जिसे हम काय, शेषाग्र या काय के नाम से भी जानते हैं। तो आमाशय भोजन को कुछ समय के लिए एकत्रित कर रखता है, फिर उसे पीस कर अथवा तोड़कर उसका आंशिक पाचन करता है। इस कार्य में जठर रस जो अभी आपको बताया उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा आमाशय में पेशीय क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन लुगदी के रूप में हो जाता है। कैसा? लुगदी के रूप में रूपांतरित हो जाता है। देखा है आपने कि जब कभी कभी हम भोजन करते हैं या कभी कभी जब दूध पीते हैं तो तुरंत ही अगर हमें कोई समस्या है डिहाइड्रेशन वगैरह की, तो वो पलट जाता है, तो उसमें देखते हैं कि दूध आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जानते हैं, दही में। वजह क्या होती है कि जैसे ही आमाशय में जाएगा तो वहां क्या HCl अवेलेबल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसके संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। तो वही है आपका कि भोजन लुगदी के रूप में रूपांतरित होता है। दूसरा आपका छोटी आंत या क्षुद्रांत्र। छोटी आंत, तो छोटी आंत जो है आपकी, यह अपने शरीर में 6 से 7 मीटर, कितनी लंबाई है इसकी, 6 से 7 मीटर लंबी होती है और लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी। तो हमारी जो छोटी आंत होती है वो 6 से 7 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है। तो वही लिखा है आपका कि यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी और अत्यधिक कुंडलित इस प्रकार, देखिए इस प्रकार कुंडलित होती है
अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, अत्यधिक कुंडलित। तो अत्यधिक कुंडलित नली होती है इसके या इसमें अधिकतर भाग में रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन तथा अवशोषण में सहायक होते हैं। भोजन के पाचन तथा अवशोषण में सहायक होते हैं। इसे हम निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है आपका ग्रहणी, दूसरा मध्यांत्र और तीसरा आपका शेषांत्र। तो जो छोटी आंत है उसके 3 भाग हैं, कौन कौन से? ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। तो ग्रहणी देखिए, ग्रहणी क्या आपकी की है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी अथवा 25 सेंटीमीटर लंबी अथवा सी आकार, जो ABCD की सी अल्फाबेटिकली सी आकार की नली होती है। इसमें पाचक एंजाइम को स्रावित करने वाली ग्रंथियों का अभाव होता है। इसमें पाचक एंजाइम को स्रावित करने वाली ग्रंथियों का अभाव होता है, परंतु इसमें ग्रहणी ग्रंथियां तथा ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्लेष्म का स्रावण करती हैं। यहाँ पित्त वाहिनी द्वारा, पित्त रस एवं अग्नाशयी वाहिनी द्वारा अग्नाशयी रस आकार कायम में मिलते हैं। कौन कौन से रस हमने बताया आपको कि पित्त वाहिनी द्वारा पित्त रस, तो ध्यान रखना है पित्त वाहिनी द्वारा पित्त रस, और जो अग्नाशयी वाहिनी है उसके द्वारा अग्नाशयी रस। कहाँ पे मिलते हैं? ग्रहणी में आकार कायम में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्यांत्र। तो मध्यांत्र क्या है कि नीचे की ओर ग्रहणी में खुलता है, आपका नीचे की ओर ग्रहणी में खुलता है, जो 2.4 मीटर लंबी कुंडलित, कैसी बताई हमने? 2.4 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है तथा इसका व्यास लगभग 4 सेंटीमीटर। इसे हम त्रिज्या क्या हो गई आपकी, यहां से त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। तो व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर होती है। चलिए लास्ट अब आपका शेषांत्र। आज के वीडियो का ये संभवतः लास्ट टॉपिक भी है। तो शेषांत्र देखिए क्या है कि मध्यांतर लगभग 3.4 मीटर लंबी कुंडलित नलिका में खुलती है, जो छोटी आंत का अंतिम हिस्सा है। जो आपकी छोटी आंत है उसका अंतिम हिस्सा क्या है? शेषांत्र। इसकी दीवार मध्यांतर से पतली होती है। यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। यह बड़ी आंत के उंडक, बड़ी आंत के उंडक या सीकम में खुलता है। बड़ी आंत के उंडक या सीकम में खुलता है और छोटी आंत के इस भाग में रसांकुर उपस्थित होते हैं, जो पचे हुए भोजन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देते हैं। जो पचा हुआ भोजन है उसके अवशोषण को कई गुना बढ़ा देते हैं। छोटी आंत के शुरुआत में प्रोटीन है आपका, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियक अम्ल व वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। ये पॉइंट बढ़िया से याद रखने हैं कि छोटी आंत के शुरुआत में ही आपका प्रोटीन हो गया, कामा कार्बोहाइड्रेट हो गया, और न्यूक्लियक अम्ल व वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है तथा इसके शेषांत्र में मुख्यतः पचे हुए पोषण पदार्थों का अवशोषण होता है। शेषांत्र में बता दिया आपको कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियक अम्ल व वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है, और लास्ट में मुख्यतः जो पचा हुआ भोजन है उसमें
पचे हुए भोज्य पोषण पदार्थों का अवशोषण होता है। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक जो भी आज बताए गए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है कि समस्या आ रही है सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनते ही है, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।